अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन, यहाँ इल्म व दानिश और अपनी सकाफ़त और रवायात के मोती बखेरने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैं जी? आप उदास हैं आज? नहीं बेटे, उदास तो नहीं हूँ मैं, अल्लाह की शुक्रगुजार रहती हूँ। देखिए, हर हालत में अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अगर आप हर हालत में शुक्र का पल्लू ना छोड़ें बेटा, तो जिंदगी के नुक्स खत्म हो जाते हैं। जिंदगी की जो कमियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। अगर शुक्रगुजार ही नहीं है बंदा, तो फिर तो हर चीज से नुक्स निकलते रहेंगे। कोई भी वक्त, कोई भी हालात, कोई भी दौर अच्छा नहीं लगता बेशुक्रे को। जो शुक्र करना वाला है उसको हर हाल में अच्छा ही लगता है। खाला जी, आप ठीक है? सेहत तबीयत ठीक है? हाँ पुत, मैं ठीक हाँ, अल्लाह का शुक्र है। 8 दिन होया, नो मेरी रुस के गई है लड़के। क्यों? पता नहीं, वो पुत ने गल हुई कोई। बस बहन, ये मियाँ बीवी के झगड़े भी नाशुक्री की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए ना, सारी जिंदगी हमने कोई ऐसी फरमाइश ही नहीं की जो खामंद की दस्तरस से दूर हो। बिल्कुल खाला जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। ये झगड़े ही नहीं, ये जो करप्शन है, बेईमानी है, हराम का पैसा है, ये भी नाशुक्री की वजह से ही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बच्चियां आजकल की ये देखती नहीं है कि खामंद क्या कमाता है, क्या लाता है, इसके पास क्या है क्या नहीं है। अब तो फरमाइश शुरू ही डायमंड रिंग से होती है। हम ज्यादा से ज्यादा बड़े कोई दिल से कहते थे तो तुम्हारे चाचा को कह देते थे, वापसी पे आते हुए पाव पकौड़े पकड़ लाना, 4 समोसे ले आना, तो उसी में खुश हो जाते थे। एक दफा मैंने कहा कि समोसे ले आओ, तो 7 कचौरियां ले आया। मैंने कहा, सुन, ये कचौरियां भी ले आया है, पैसे कहाँ से आए हैं? ये असल बात है कि हमारी जो माएँ थी, बुजुर्ग खवातीन थी, वो शौहरों से, भाइयों से पूछा करती थी कि ये पैसे कहाँ से आए। ਉਹ ਜਨੇਦ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ। ऐसे लगता नहीं आपने 2 डंग की खाई हुई है, मुझे लगता है आपने 1 डंग की खाई है मुश्किल से। शुक्र है बरकते तू बोल पई है। मैं तो सफिया नु कहन लगी सा भी बरकते बोलन नहीं डई, डॉक्टर नु फोन करो। हाय, वो थोड़े से पैसों में यकीन करना बरकत इतनी होती थी कि बेटियों की शादियां भी की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम फजूल खर्ची नहीं किया करती थी बेटा। हम थोड़े से पैसों में पैसे बचाकर अपनी बेटियों के लिए भी चीजें बना लेती थी। अब आप देखो ना, घरों में अगर खाना तक ना पके, वो भी अगर ये इंतजार किया जाए कि खामद ही बाहर से लेके आएगा, तो फिर कैसे आप हलाल की रोटी खा सकती हैं? जितने पैसे खामद ने देने, उतने में ही गुजर बसर करनी, उतने में ही बड़ा अच्छा खाना भी पक जाता था और बच्चों को भी संभाल लेती थी। आजकल की बच्चियों के लिए ये खाना पकाना ही लड़ाई झगड़ा है। देखिए, मेरा मसला खाने पीने के हवाले से नहीं है। मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा खामद मुझे टाइम ही नहीं देता। देखें, ये कोई प्रॉब्लम है भाई? आपका शौहर अगर आपको टाइम नहीं देता, वो मसरूफ होगा, आपके लिए रोजी रोटी कमाता है सारा दिन, इस वजह से हो सकता है कमी बेशी हो जाती हो टाइम देने में। मेरी ये बच्चिए, अगर वो बेचारा टाइम आपको नहीं देता, किसी बाहर के कामों में मसरूफ रहता है, तो वो आपके लिए ही है ना। असल बात, आपके लिए ही कमाने के लिए निकलता है। सच्ची पूछो तो हम तो खामदों को खुद कहा करती थी, क्यों घर बैठे हुए हो, जाओ काम करो जाके। अब वो बेचारा अगर घर में कहीं बैठ भी गया है सांस लेने के लिए, तो हमें ये लगता था कि इसकी तबीयत खराब तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है।
हम तो ये कहते थे कि क्यों बैठे हुए हो घर में, खैर है ना, कोई मसला तो नहीं दफ्तर में या दुकान पे या कारोबार पे, क्यों नहीं काम पे जा रहे। तो पुत्र ये जो टाइम देने वाला मसला है ना, ये भी बड़ी ही अजीब सी बात है, बड़ा कमजोर सा बहाना है, बड़ा ही बेवजह लड़ाई का सबब बनता है पुत्र। वो बेचारा काम पे जाता है, उसकी हौसला अफजाई किया करो, उसे कहा करो कि अल्लाह पाक तेरी खैर करे, अल्लाह की हिफाजत में रहो और करो काम। हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा यही बताते थे कि औरत के सुगड़पन का या फोड़पन का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो अपने शौहर को पाबंदी वक्त के साथ काम पे भेजती है या नहीं। बेटा मेरा खामन जो था वो बहावलपुर में खाद की फैक्ट्री में काम करता था। 6 माह के बाद आता था। जब वो वापस आता था तो मैं दरवाजे में तेल उड़ेलती थी, उसकी बलाएं उतारती थी, उसको दवाएं देती थी। खैर से तुम घर आ गए हो। आंटी तो ये कोई फखर की बात तो नहीं है ना, 6 महीने आपका खामद भाई रहता है, कहीं और चक्कर चल रहा होगा उनका। मेरी बात सुने, यही शक, यही शुबे, यही जो गलत फहमी है, ये घर बर्बाद कर रही हैं। इन औरतों को इस तरह का कोई खदशा लायक नहीं होता था। पुत्र मेरी बात याद रखो, बच्चियों को सिर्फ हम तो एक ही नसीहत करती हैं कि एतबार और इंतजार का नाम है जिंदगी। बच्ची अगर एतबार और इंतजार ही नहीं कर सकती तो उसकी जिंदगी तो फिर दोज़ख बन जाएगी। एतबार करना चाहिए खामद पे। अगर उसको शक की नजरों से देखती रहोगी तो फिर तो अपनी भी जिंदगी दोज़ख बना लोगी और उसको भी जलने कुड़ने के लिए, सड़ने के लिए फेंक दोगी। पर मैंने कभी भी अपने खाविंद पे शक नहीं किया, हालांकि मुझे पक्का यकीन था। शक तुम्हारा बनता भी नहीं था। वो कौन सा वहीद मुराद था? मुझे याद है जब वो बारात लेकर आया था तो उसके 4 दांत अगले नकली थे। जब दूध पिलाई की रस्म हो रही थी तो उसके 4 दांत गिलास में गिर गए। सालियां कह रही हैं मुझे दूध पिलाई के पैसे दो और वो कह रहा मेरे 4 दांत वापस कर दो। भला समा सी जुनेद, बच्चियां 5 रुपये दे के ते 4 दंद कुड़ियां कोलों अड़ियो खामन जैसा भी हो सोना ही होता है। बात तो है ये कि जिसने नहीं एतबार करना उसने लूले लंगड़े पे भी नहीं करना। तो जिसने एतबार करना है उसने शहजादे पे भी कर लेना। पुत्र खामद पे एतबार करते हैं, उसे कहते हैं जा खैर से, अल्लाह तेरी खैर करे, जा काम पे। जब काम पे गया हो तो पीछे से बार बार फोन कर करके बच्चियां तंग कर मारती हैं। उसका उधर भी काम सारा खराब हो रहा होता है और घर में भी टेंशन बढ़ रही होती है। आप लोग जो मर्जी कहते रहें, मैं तो अपने खामन को थोड़ी थोड़ी देर बाद कहती हूँ कि कहाँ हो तुम, वीडियो कॉल करो मुझे और अपनी लोकेशन सेंड करो मुझे, किस जगह पे तुम बैठे हो। उसको डिस्टर्ब करते हो ना बार बार ये कह के। और बेटा जाने दे, लोकेशन भेजो, वो तुम्हारा खामन है या पिज्जा डिलीवरी बॉय है? अगर आपको अपने शौहर पे इतनी बेतबारी है तो उसकी गर्दन में ट्रैकर फिट करवा दे। मैंने पता चलता रहे कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। यकीन करें ऐसा सिस्टम होता ना तो मैं ये भी कर लेती। हाय, मैंने तो सारी जिंदगी अपने खामिद को पूछा ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर गया है। खिड़की खोल के देख लेती थी क्योंकि घर के बाहर ही तो वो आलू चने बेच रहा होता था। आए मैं ते सफिया अपने खामद नू अद्धा घंटा नहीं बहन दिंदी घर। क्यों? मैं सोच नहीं था कि मेरे को अद्धे घंटे तो बहुता बह गया कि किते तलाक ही ना दे दे मैनू। ऐसा ना। सर ये बुजुर्ग तो उस दौर की बातें कर रही हैं जब अपने खामद का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। अब दौर बदल गया है, हम तो अपने खामद को प्यार से कहते हैं हनी, हबी। पुत्र ये हनी हबी ये चीजें मर्तबानों में होती हैं। ये अपने जिस हबी और हनी का जिक्र कर रही हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं
13 साल हो गए वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई मकान बेचना तो दूर की बात, खरीदना दूर की बात, किराए पे नहीं चढ़ाया। नहीं, बात ये है बेटा कि हम कोई नाम लेना गुनाह नहीं थी समझती जी। शर्मो हया होती थी। खामद को कह देते थे बच्चे के नाम से, बड़ा बच्चा जो होता था उसके नाम से कह देते थे, अरशद के अब्बू, आमिर के अब्बू, या कह देना अजी सुनते हो। हाँ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਹਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। बारिश होती थी तो सारा गांव चाचे की पग के नीचे इकट्ठा हो जाता था। सही बात है पुत्र, उस वक्त पग भी बड़ा तहफ्फुज होता था। सारा कुंबा, सारा खानदान पग के नीचे ही इकट्ठे होते थे। एक दूसरे पे शक नहीं थे करते, एक दूसरे के साथ तानाजनी नहीं थे करते, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे लोग। सभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते थे। हाँ, अब तो मियाँ बीवी हो या बाप बेटा हो या भाई भाई हो, मफादात की जंग शुरू हो गई हुई है। अपने अपने मफादात, बिल्कुल। कोई दूसरे का नहीं देखता कि उसका बेचारे को क्या काम है, क्या उसका टाइम है, किधर वो जा रहा है। बच्चियां वाकई अब बहुत झगड़ा करती हैं खामद के साथ। शर्म हया तो इतनी होती थी कि मैंने कमेटी डाली मोहल्ले में, तो कमेटी वाले ने कहा किसका नाम लिखूं, तो मैंने अपने शौहर का नाम नहीं लिया, मैंने उसको कहा कि अपने भाई का लिख लो। तो उस कमीनी ने अपने सके भाई का नाम लिख लिया और मेरी कमेटी मारी गई। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। सही। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਆ ਚੜਿਆ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਲਈ ਹੋਣੀ। और जो जामन बच जाते थे उनके वो आपके लिए ब्यूटी क्रीम बना देते होंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये दोनों सच है, सबसे ज्यादा बातें शेयर भी मियाँ बीवी करते हैं और सबसे ज्यादा बातें जो है वो छुपाते भी मियाँ बीवी हैं एक दूसरे से। अच्छा भाईजान, 2 दिन पहले लाहौर की बड़ी मारूफ साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर फरिया नाज साहिबा, उनसे बात हो रही थी तो यही कि जो हम भी जिक्र कर चुके हैं कि पूरे मुल्क में जो है वो तलाक और खुला की शरह जो है वो आसमानों को छू रही है, इंतहाई खौफनाक हदों को छू रही है जी। तो वजूहात की बात होने लगी तो उन्होंने बताया कि मैं काउंसलिंग करती हूँ और ज़ाहिर है सुलह करवाने की कोशिश करती हूँ, हत्तल वसा कि ये शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये बच जाए। तो मैंने पूछा कि सबसे बड़ी वजह क्या है, तो वो कह लेंगी एक तो आप लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि शक करना, मोबाइल का इस्तेमाल, फलां अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये तो है ही है, लेकिन वो कह लेंगी कि 2 चीज़ें हैं उनका जिक्र बहुत कम होता है। वो कह लगी कि एक तो ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये दोनों दोस्त हैं और मियाँ बीवी, मियाँ सबसे ज़्यादा जो बात किसी से शेयर नहीं करता बाहर वो बीवी से करता है और बीवी जो बात किसी से शेयर नहीं करती वो शौहर से करती है। वो कहती है कि ये एक हद तक ठीक है, ये आधा सच है। आधा सच ये है कि शौहर सबसे ज़्यादा बातें अपनी बीवी से छुपाता है और बीवी सबसे ज़्यादा बातें अपनी शौहर से छुपाती है। ये दोनों सच है। सबसे ज़्यादा बातें शेयर भी मियाँ बीवी करते हैं और सबसे ज़्यादा बातें जो है वो छुपाते भी मियाँ बीवी हैं एक दूसरे से। अब मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि बात अजीब सी है, तो उन्होंने कहा कि एक बात मैं जो अगली वजह बताऊंगी वो इसी बात से जुड़ी हुई है। वो कहने लगी कि दूसरी जो बड़ी वजह है मियाँ बीवी के रिश्ते की जो कातिल है वो मेके और ससुराल का खाम खा का मुकाबला है। यानी शौहर और बीवी के दरमियान ये जो मेके और ससुराल की लड़ाई है ये लफ्ज़ों में नहीं आती, ये रवैयों से जाहिर होती है। बिल्कुल।
बगैर किसी बात के बीवी के जहन में हर वक्त ये होता है कि मैंने किसी न किसी तौर पे अपने घर वालों को ऊंचा रखना है और इसके घर वालों को किसी न किसी अंदाज में नीचा दिखाना है। और शौहर के जहन में भी यही बीमारी होती है। जब ये बीमारी घर कर लेती है दिमागों में, दिलों में मियाँ बीवी के, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बताने एतबार खत्म हो जाता है कि मैं अपने घर की बातें जो है वो इसको क्यों बताऊं बीवी को। बीवी कहती है मैं अपने घर की बातें शौहर को क्यों बताऊं, जबकि वो यही इस्तेकाक उस वक्त पूरा इस्तेमाल करना चाहता है और चाहती है कि एक तरफ तो तुम कहती हो कि दोनों घर एक जैसे हैं मेरे लिए, और शौहर भी ये कह रहा होता है और बीवी भी यही कह रही होती है, लेकिन अपने घर की बातें छुपा रही होते हैं लोग, मियाँ बीवी एक दूसरे से दूसरे के घर की बातें यूं कुरेद रहे होते हैं जैसे एसपी इन्वेस्टिगेशन कोई चीज जो है वो पता करवा रहा है। ये एक अजीब मामला है। इस मामले को मेरा ख्याल है कि बहुत ही संजीदगी के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए कि जब आप एतबार का रिश्ता बनाते हैं, एतमाद का रिश्ता बनाते हैं, तो उसकी बुनियाद ही फिर भरपूर एतबार, भरपूर एतमाद होना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप बीवी के घर की तो एक एक खबर रखना चाहें और अपने घर को आप बिल्कुल शीशे के एक शो केस में रख के सजा के तारीफें, उसको हार पहनाएं तारीफों के, और उसको कोई बड़ी कोई सुपर नेचुरल चीज़ बनाएं सब अरकान को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और दूसरे को आप बिल्कुल नीचा दिखाएं। और यही हाल बीवी की तरफ से। यार मैंने तुम्हें बताया ना कि एक बहुत बड़ा दानिश्वर है, अय्यी के नाम से मशहूर है। अच्छा और वही है चबुर्जी का जो जाली जहाज नहीं है, इसके नीचे खड़ा होके बच्चों को कह रहा होता है आओ तुम्हें कराची की टिकट दूं 10-10 रुपए में कराची, उधर बच्चे बिठा के ये भी दानिश्वरी है और खुद निकल जाता है वहां से। यार, ये भी दानिश्वरी है। कौन सी दानिश्वरी है? 150 बंदा जहाज के अंदर बिठा के बाहर और अंदर अंदर पापड़ बेचने शुरू कर देता है। ऐसी दीदा दिलेरी है उसकी। भाईजान, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जी चाहता है अपना जहाज में बैठे, मगर ये भी उनके ज़हन में होता है कि उड़े ना, वो डरते हैं। उन लोगों को वो दानिश्वर फैसिलिटेट करता है। बात किधर की किधर ले गया। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दानिश्वर का कहना है कि एतबार और इंतजार मियाँ बीवी की अच्छी जिंदगी के लिए दो बुनियादी चीजें। अब ये जो हम एक दूसरे से बातें छुपाते या एक दूसरे के खानदानों को फरोलते और अपना जसूसियां करते, ये सारी बेतबारी है। भाई जिथे कहना जी उथो लेना की। जब आपने कबूल ही कर लिया तो उसके बाद आप अगर ये इतना सोच लें कि ये मैंने इसे कबूल लिया है, अब इसकी इज्जत मेरी इज्जत। हाँ जी। और वो भी ये सोच ले, क्योंकि दुआ पासियों कबूल दा नारा ते वजिया हुंदा है, एक पासियों ते हुंदा नहीं। हाँ जी। तो बीवी भी ये सोच ले कि अब इसकी इज्जत मेरी इज्जत। हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़ी सोनी जिंदगी गुजरती है। ये सारी फजूल चीजें जो हैं ये फिर नेड़े भी नहीं आती। अच्छा, अब आते हैं जी कम्युनिकेशन गैप की एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि शादी से पहले कुछ हकायक छुपाए गए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शादी से पहले अगर 100% सच एक दूसरे के साथ शेयर किया गया होता तो फिर बाद अज़ां छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अब वो सच जो है जो छुपाया गया होता है वो ज़रूरी नहीं है कि शौहर की ज़ात से मुतालिक हो और बीवी की सिर्फ ज़ात से मुतालिक हो, उसके पूरे घर वालों के मुतालिक जो है वो छुपाया गया होता है। कोई भी झूठ बोला हो तो वो बुरा लगता है। बाद में पता चलता है कि इसके मामू को उम्र कैद हुई थी, तो यार पहले बता दो कि यार मेरा मामा ठीक ना कहो कि मामू मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट है। सीधी गल है। ये दसदा कि मामा उमरा करके आया, ये दस्या कि कैद भी कटी। क्यों जी, कैद क्यों कटी सी कि मामू? वो तवाफ कर दिया, जेब कट ली। ऐसे कह रहे जैसे कोई एडी गाल भी नहीं सी। अच्छा, जब शादी के बाद इन बातों पे झगड़ा होता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं पहले बताई थी अपने बारे में या अपने घर वालों के बारे में, तो जवाब में फिर ये सुनने को मिलता है कि ये कोई ऐसी अहम बात थी नहीं। जब यानी दूसरे ने छुपाई है तो वो ये कहा जाता है कि ऐसी कोई अहम बात नहीं थी, लेकिन दूसरे के खानदान के बारे में वो बहुत अहम है, आपने क्यों नहीं बताई, ये तो बड़ी अहम बात थी। जब बीवी के बारे में आ जाती है तो फिर इसमें बताने वाली क्या बात थी। ये फैसला कौन करता है, किस वक्त करता है, उसका मयार क्या है कि कौन सी बात अहम है और कौन सी बात गैर अहम है। फिर ये भी एक बड़ा मसला है कि मियाँ बीवी के दरमियान इसमें कोई शक नहीं है
कि इतबार का ज़बरदस्त रिश्ता होता है, फ्रैंकनेस होती है, यानी आप अपने अजीज तरीन दोस्त की चुगली भी शौहर के साथ करते हो या बीवी के साथ कर सकते हो, लेकिन साथ ही आप बेतहाशा बातें ऐसी हैं जो मियाँ बीवी एक दूसरे से छुपाते हैं। जी बिल्कुल। और छुपाते ज्यादातर वही हैं जिनका ताल्लुक अपने घर वालों से या अपनी जात से या अपने माजी से कोई होता है, किसी न किसी तरह जुड़ा होता है। तो वो आप शुरू में बता दें, या तो आप तय कर लें कि मेरे घर वालों का तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मेरे घर वाले की किसी प्राइवेट बातें हैं हमारी, यानी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, या तो आप ये तय कर लें। फिर उसके घर के मामलात में भी दखल अंदाजी ना करें, तो फिर आप वो भी नहीं करेगी या करेगा। लेकिन दूसरों के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं। यार अपने मेरा बारे में आप झूठ पूछें। बोलने मतलब झूठ भी नहीं बोला तो बहुत झगड़ा चल रहा है मेरा। अच्छा, मेरा जब रिश्ता होने लगा तो मैंने कहा जी मैं जब बीए किया तो रिजल्ट जो आया था मैं अपने कॉलेज में पहले नंबर पे था। अच्छा, तो एक दिन तुम्हारी परजाई ने वो मेरा रिजल्ट जो है वो पड़ा हुआ था, अच्छा, वो अखबार वाला, फिर तो कहती है कि कितने तुम पहले नंबर थे। मैंने रिजल्ट पुठा किया, मैंने कहा आप पढ़ो, तो पहले नंबर पे आ गया। कहती है ये क्या बात हुई है, तुम थले हो पहले नंबर थे। और मैं क्या, मैंने रिजल्ट पुठा करके देखा था जब मेरा रिश्ता हो रहा था। ये जुनैद का बड़ा झगड़ा चला था। इसका बताया गया जी कि बहुत लेक लड़का है, आज तक कभी इसने टेलीविजन भी नहीं देखा, ये है वो है। अच्छा, फिर अल्लाह बख्शे प्रोफेसर साहब ने इसको इंडियन फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। असूल बात कर रहा हूँ, ये मंगनी के बाद की बात है। मैं जद्दा में था, अरब न्यूज़ में था, तो मेरे ससुर साहब जो है वो इटली से वापस आ रहे थे, मुझे देखा उन्होंने पहली दफ़ा था। तो उस वक्त मैंने अपने VCR होता था, वो मैंने उठवा के साथ वाले कमरे में दोस्त में, और वो दोस्त मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कहता मैं तुम्हारे ससुर को बता दूंगा। मैं क्या बता देना, मैंने कहा ऐसे मजाक कर रहा है। जब मेरे ससुर साहब तशरीफ लाए तो वो VCR और डब्बा पूरे का पूरा उठा के कहता जुनैद साहब संभालो अपना VCR था डब्बा पूरा। वो केस्टों से भरा हुआ था, लेकिन केस्टें किसकी थी? सुहेल अहमद के ड्रामों की। सारे सुहेल अहमद के ड्रामे पड़े सारा हुए। हुन मेरे ते पा रहे हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। श्री देवी, रेखा, मधुरी, रीना जी राय मधुरी ते ले आई नहीं सी। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ BA ਕੀਤਾ ਸੀ। ओए होए होए ਜਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਲਾਈਟ ਜੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर ये मक्खी की उम्र कितनी होती है? तुमसे ज्यादा। नहीं यार, एक मक्खी औसतन 30 दिन जिंदा रहती है। बच्चों, आज हम ज़ूलॉजी की इस क्लास में एक ऐसी क्रिएचर, ऐसी मखलूक का जिक्र करेंगे जिससे आम तौर पे हम बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं और उसको भगाने की कोशिश करते हैं हर जगह से। वाह, छिपकली सर? नहीं, मक्खी। मक्खी से हम बहुत तंग हैं और तंग होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक मक्खी जो है वो 65 बीमारियां फैलाती है, 65 डिजीजेस। एक मक्खी देखो ना क्या ड्यूटी लगी हुई है। और मक्खी से जो हम इसलिए भी नफरत करते हैं कि वो गंदी एक मखलूक होती है, वो हकीकतन गंदी होती ना है। देखने में अच्छी लगती है, ना उसकी आवाज अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा, आवाज आप उससे क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपको भैरवी सुनाए? मक्खी की आवाज है ना। सर को भैरवी का पता है। मैंने पहले दिन ही कहा था खान साहब मैं आ रही नहीं। सुने, कई थप्पड़ मार के स्टूडेंट बैर भी किए हैं। अच्छा, मक्खी के बारे में जो सबसे दिलचस्प फैक्ट है, आप सुन के हैरान होंगे कि मक्खी हर जगह खाने पीने की चीज़ों पे बैठती है। वो कोई बैठने का शौक इसलिए नहीं बैठती कि वो थकी हुई है तो खाने पीने की चीज़ों पे बैठती है, और ना ही वो खाने पीने की चीज़ें खाती है। मक्खी पीती है। पीता हूँ गम भुलाने को, लिक्विड। ठीक है, वो लिक्विड पीती है। यानी अगर वो किसी फल पे बैठती है तो उसमें से एक एंजाइम खारिज होता है जो पहले सॉलिड को लिक्विड में माया शक्ल में चेंज करता है। अच्छा। फिर वो माया जो है, लिक्विड जो है, वो जिस्म के अंदर लेके जाती है मक्खी, और माया को फिर डाइजेस्ट करने का भी उसके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। क्या बात है। अच्छा, मक्खी के बारे में एक और हकीकत है, वो आप सुन के हैरान होंगे कि मक्खी जब भी किसी जगह पे बैठती है तो जाहिर है कि वो खाने पीने से पहले उसको टेस्ट करती है। तो वो जबान से टेस्ट नहीं करती,
वो अपने पैरों से और टांगों से टेस्ट करती है। यानी उसके जो टेस्ट बड्स हैं या जो उसके टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो उसकी टांगों पे लगे होते हैं। यानी वो जहाँ पे टांग टच करती है जाके तो उसको जायका पता चल जाता यानी वो सिर्फ टेस्ट के लिए हर काम में टांग अड़ाती है। है। टांग अड़ाती है। यानी जुबान नहीं टच करती, सिर्फ टांग लगा के तो भाग जाती है और वो फिर चीज खाने के काबिल नहीं रहती। और उसके पाँव के साथ जो जम्स लगे होते हैं जरासीम, इसीलिए तो वो बीमारियां फैलाती है कि जहां बैठती है यहाँ के जर्म्स वहां और वहां के जर्म्स वहां फैलाती है। सर यहाँ के जर्म्स आपने जुल्फी की तरफ इशारा कर दिया। जुल्फी का मक्खी के साथ जिक्र न करें। ये आज सुबह भी बेचारा मुझे इस पीरियड से पहले ये कह रहा था कि सर मक्खी के साथ मेरी बहुत तल्ख यादें वाबस्ता हैं। मैंने कहा क्या हुआ बेटा आप? कहता सर बचपन में एक मक्खी ने मेरी गर्दन दबा दी थी और मेरे माँ बाप ने आके उस मक्खी से मेरी जान बचाई थी। ये मैंने पहली दफा सुना है कि किसी इंसान को मक्खी ने जकड़ा हो। वाह वाह वाह। सर उसके पाँव जो है बर्फ के ब्लॉक को खींचने वाली कैंची की तरह होते हैं सर। हाँ, लेकिन वो इनवर्ड नहीं होते, आउटवर्ड होते हैं, उल्टी कैंची होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सर जी अगर ये किसी चीज पे बैठ जाए खाने पीने वाली पे तो वो खा लेनी चाहिए या जाया कर देनी असल चाहिए? बात तो ये है कि देखे रिस्क तो है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ बैठी हुई है मक्खी। वैसे भी कहोगे ये तुम्हारे बजट पे डिपेंड करता है। अगर तुम अफोर्ड करते हो तो फिर फेंक दो अम्ब, अगर नहीं अफोर्ड करते तो फिर चूसो। अरे ये मक्खी की उम्र कितनी होती है? तुमसे ज्यादा। नहीं यार, एक मक्खी औसतन 30 दिन जिंदा रहती है। बस एक अल्लाह महीने। जिंदगी दे, जुल्फी को अल्लाह रहमत करे। लेकिन उसकी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती है और जब उसका यानी ब्रीडिंग सीजन होता है तो फिर वो जाहिर है कि कई गुना तेज़ी के साथ वो रिप्रोड्यूस करती है और मरती कम है, पैदा ज़्यादा होती है। सिर्फ एक महीना एक जिंदा महीना। रहती है। आए हाय हाय, यानी इको तनहा नाल जिंदगी गुजार जाती है। 30 दिन की जिंदगी। गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की 1 दिन की जिंदगी और मक्खी की 30 दिन की जिंदगी। सर जी मक्खी जो है ये अंडे देती है या बच्चे देती है? अंडे देती है और यही उसकी गंदगी की वजह है कि वो हमेशा गंदी जगह पे अंडे देती है और वहीं पे हेच करती है। इसीलिए वो गंदगी की अलामत समझी जाती है मक्खी जो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मक्खी से बचाव का तरीका क्या है। कम से कम घरों में जो जिसको कॉमन फ्लाई कहते हैं, आम मक्खी कहते हैं, कई मकासद के लिए मक्खी का इस्तेमाल है। और ज़ाहिर पोलिनेशन के लिए भी है, जो फूल बनते हैं वो एक पौधे से जरदानों को दूसरे पौधे तक लेके जाती है अपने पैरों से। लेकिन उसके नुकसानात जो हैं घर के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। बीमारियां, गंदगी, गलाजत और बहुत सारे नुकसान हैं मक्खियों के। मक्खियाँ मतलब 90% आपके लिए झिल्लाट का बायस बनती हैं। आप नफ़रत करते हैं उसकी आवाज़ से, शक्ल से, देख के मक्खी को। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मक्खियों से निजात कैसे हासिल की जाए। ना घर में मक्खियाँ हैं, ठीक है। मक्खियाँ तो बीमारियों का गढ़ है, बीमारियों की जड़ है, ठीक है। तो उसका जो कुछ टोटके हैं, सदियों पुराना एक टोटका है, आप करके देखें, पता नहीं ये कामयाब है या नहीं। वो ये है कि आप किसी शॉपर में पानी और सिक्के पुराने डाल के लटका दें, कहते हैं वहाँ पे मक्खी नहीं आती। अच्छा। अब ये ठीक है या गलत है, ये आप खुद जज कर लें। फिर पानी शॉपर में भर के थोड़े से सिक्के पुराने अंदर फेंक दें तो उससे शायद कोई कीमियाई अमल होता हो तो वहाँ पे मक्खी नहीं आती या कम आती। ले भाई जुल्फी, जब घर में देखो शापर लटका हुआ तो समझ लेना कि परजाई हमारी तुम्हारे खिलाफ हुई। फिर एक और जो टोटका है वो आजमूदा है, वो है लेमू और लौंग। लेमू और लौंग आप लेमन लेके, लेमू लेके उसके अंदर आप लौंग इंसर्ट कर दें, घुसा दें। अच्छा। तो भी करीब करीब काफ़ी दूर तक जो है वो मक्खी नहीं आती। फिर लहसुन और प्याज की बदबू जो है ये भी मक्खी को भाती नहीं है, वो दूर भागती है इससे। और आप इन चीज़ों का स्प्रे भी कर सकते हैं घर में, सस्ता बना के। आप अगर खुद करना चाहते हैं और कीमियाई स्प्रे से बचना चाहते हैं तो फिर ये देसी 2-3 टोटके जो हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मक्खी का इस्तेमाल है, इंसान कर रहा है, वो सदियों से कर रहा है और इसका आगाज़ 13वीं सदी से हो रहा है चाइना में। ये जो आज हम DNA टेस्ट करते हैं ना,
तो वो क्राइम सीन पे मक्खियां वहां से कलेक्ट करते थे, मक्खियां जमा करते थे, चाहे वो मक्खियों के छोटे बच्चे लार्वा स्टेज पे हों या एडल्ट मक्खी हो, बड़ी मक्खी हो, वो क्राइम सीन से मक्खियां पकड़ते थे या वहां पे मक्खी को बुला के यानी लालच दे के बुलाते थे, कोई ऐसी चीज़ रख के कि वहाँ जो क्राइम हो रहा था उस वक्त वो जो मक्खी थी वही दोबारा आएगी या उसके बच्चे आएंगे वहाँ पे, उनको पकड़ के फिर उनका एनालिसिस करके, उस वक्त डीएनए तो नहीं था, डीएनए टेस्ट तो नहीं था, लेकिन उसका वो मुताला करते थे, उस पर रिसर्च करते थे और फिर क्रिमिनल तक पहुंचते थे, मुजरिम तक पहुंचते थे। एक और जो मक्खी की सबसे ज्यादा मनहूस बात है, मुश्किल पैदा करती है, वो मक्खी की बर्क रफ्तारी है, तेजी है। मक्खी को मारना बहुत मुश्किल है, मच्छर मारा जाता है, मक्खी मारना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग जो है वो 1 सेकंड में 60 फ्रेम नजर से गुजारता है, इंसानी दिमाग, जबकि मक्खी जो है वो 1 सेकंड में 250 फ्रेम्स इमेजेस गुजारती है, वो इतनी तेज है। दूसरी मुसीबत ये है कि मक्खी चारों तरफ देख सकती है, चारों तरफ। उसकी अखबार होती है। वैसे सर बात ये है कि ये बेचारी होती मस्कीननी खज्जल खराब है। मच्छर जो है वो इसलिए मारा जाता है, स्लो है वो, ये रहा। उसके पास सर खंजर होता है ना, जो उसने मारना था वो बदमाश टाइप होता है, इसलिए जरा हल्का आराम से मक्खी बेचारी खज्जल खराब। हालांकि देखो मच्छर वजन में हल्का होता है लेकिन बदमाशी उसकी चलती है। सर उसी तरह जैसे जुल्फी वजन में हल्का है मगर जुगत गोगे से अच्छी कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये वीडियोस और तस्वीरों के सेगमेंट में आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो हमारे यहाँ का रोना है असल में, और कई दफ़ा हम इस पर बात भी कर चुके हैं। ये देखें ज़रा, ये लोहे की शीट के रोल है, मामूली चीज़ नहीं है, टनों के हिसाब से वजन है इसका। मैं ना जी उधर ट्रक ही ले दे गए। ये कहते हैं कि मैं तेरी धौन ते छड़ी ना एक तो तेन समझ लग जानी। वो देखो ना यार, ऐसे लग रहा है कि उसकी धौन पे छोड़ी है यार, वो पूरा केबन ही गया, मन का ही टूट गया गर्दन का। प्रेस ही कर दो। मुंह पर न जा पाया ट्रक। वो जब ड्राइवर को लगा है वो एक लम्हे को समझा कि बीवी ने धौन पे रखी है। अल्लाह उसको खैर खरीयत में रखे। ये तो कल्ला ड्राइवर है ना जी, अल्लाह माफ करे। कोई बस भी आ रही होती है, कुछ और भी, अल्लाह रहमत करे। ये बिल्कुल अजीब है ये पाकिस्तान में रवाज कि जो ट्रक है उसके पीछे जो सामान है उसका तो बिल्कुल कोई जिम्मेदार होता ही नहीं ना। कोई रुकावट उसने खड़ी की हुई है, लेकिन वो मामूली सी रुकावट है, ब्रेक लगी है तो रुकावट तोड़ के वो पूरा रोल आगे चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि चादर खुल नहीं गई, जो रोल है ना खुल नहीं गया, वरना ये तलवार से तेज होती है। और वैसे गोगे तुम ये भी सोच रहे होगे कि काश ये रोल कीमे वाले होते और इतने ही साइज के होते और होता भी हॉलीडे, हाय हाय और बंदा हौली हौली खाता और पूरा डे लग जाता पेट को भरने में। तुम तो जेलस हो मेरी खुराक से। भाईजान, एक तस्वीर अपने बहुत प्यारे, बहुत अजीजी भाईजान की नजर। अच्छा जी, ये देखें जी, जबरदस्त। क्या लिखा है जी? लिखा हुआ है कि अगर बेगम के खौफ से आपका खून खुश्क हो गया है तो ये गाजरों का जूस पिएं, कमी पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी रेडी है ये तो, जलैद सलीम के दरवाजे के आगे लगी होनी चाहिए। और असल बात ये है कि इसके घर के सामने ये रेडी लगी हुई है इसको जूस पिलाने के लिए। ये 1 गिलास पीता है, उससे पहले भाभी 4 गिलास पी चुकी होती है। आज आ लेंगे यार बात ये है कि ये जो गाजर का जूस होता है ना, जी जी, सीरियसली बहुत आला चीज और अच्छी चीज है। जी हाँ। ये ईमान से जुल्फी रोज के 2 तुपके भी पी लेना तो इसकी सेहत कहीं की कहीं निकल उसका पेट खराब हो जाता है बेचारे का। 2 तुपकों सबको से सूट नहीं का, एक तुपके से आधा कर लो। चले भाईजान, परिंदों और जानवरों की दुनिया में चलते हैं। ये देखें जरा, कबूतर है काल ये बच्चा को कबूतर है। तेरा पलाओ ये ओए होए होए होए। तौबा या अल्लाह। उसने को बच्चा कबूतर का उसका निकला है, हाँ। उसने उसको बाहर इंट्रोड्यूस करवाया है
तो साथ ही बिल्ली ने पिक कर लिया है। अभी मार्केट में शो भी नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कोई सीरियस बात कर रहा होता हूँ और पा जुनैद बीच में जुगत कर दे। अस्तगफिरुल्लाह पा जुनैद, जो मतानत और संजीदगी की अलामत समझा जाता है। बस कर दे यार, मुझे तो वीडियो देख के ईमान से तुम्हारी शक्ल बिल्ली से मिलती नजर आ रही। आओ देखो, हाय 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 हाय। और रास्ते में बेचारा कबूतर कह रहा होगा, खाला मेरी गल तो सुनो, मेरे बाप का अल्लाह दा नाम ही मैनू दस ते सही होया की है। देख लो जीजी, एडी तेजी ना फिल्टर गेंद नहीं फड़ सकता जितनी तेजी ना बिल्ली ने कबूतर फड़े। अच्छा भाईजान, ये माँ बाप से या बड़ों से मोबाइल छुपाने के कई तरीके हैं जिनकी वीडियोस जो हैं बहुत वायरल हाँ है, जी। लेकिन इस बच्चे ने कमाल ही कर दिया। अच्छा जी, ये देखें, बच्चे करते हैं। ऑटोमेटिक है वो, देखें उसने दरवाजे से ऊपर रस्सी लगा के अटैच कर दिया मोबाइल। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है मोबाइल वो शर्ट के अंदर चला जाता है। वो देखें, बंद होता तो वो बाहर आ वो वापस आ जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जाता। वाह 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 वाह, देखो ये रहा, जितना शार्प लग रहा है ना ये बच्चा, हाँ जी। इसके ये सजे कान से लग रहा है कि बड़ा हो गया ये बनना है। आहा हा, हो गया। सच्ची कान से। वाह 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 वाह। बस किसी दिन अम्मी ने आके अंदर से बंद किया दरवाजा तो पता चल जाएगा। अब बिल्कुल ठीक बात है, मगर वो कह देता हूँ ना अम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, गो टू योर रूम। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये है कि दुनिया में जो चाहे हासिल करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि आपकी कामयाबी का रास्ता किसी के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। बहुत अच्छा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।